नमस्कार, मेरा नाम है नीरज पारिक। आप देख रहे हैं नीरज पारिक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बात ऐसी है कि जियो पॉलिटिक्स में कब बड़े परिवर्तन हो जाए किसी को एहसास तो नहीं होता। एक जनरली आपने डायलॉग सुना होगा, यार एक ही तो दिल था आखिर कितनी बार जीतोगे। इनके साथ में मतलब अमेरिकियों के साथ में, ट्रंप के साथ में बात कुछ और हो रही है। इनके साथी देश इनको कहते होंगे कि यार एक ही तो विश्वास है, मतलब एक ही तो दिल है, आखिर में कितनी बार तोड़ोगे। ट्रंप ने वो कहावत सिद्ध कर दी, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे हमने ठगा नहीं। नई पॉलिसी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी नवंबर 2025 जैसे ही आई, पूरा का पूरा मामला जो है वो चेंज हो गया। इनके सारे के सारे एटीट्यूड चेंज हो गए और जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की हम जिसे बात करते थे, ये एक मेजर शिफ्ट जो है वो ये सिद्ध होने वाला है। क्या हुआ है, सारी बात का चर्चा जो है वो शुरू करते हैं। आपको इस बात को जानकारी दे दें कि जो डॉक्यूमेंट रिलीज किया है इन्होंने, जिसे हम नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी कह रहे हैं, ये नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी बेसिकली फ्रिक्शन डेवलप करेगी, एक तनाव जो है वो विकसित कर देगी अमेरिका और अमेरिका के सहयोगियों में। जब हम अमेरिका और अमेरिका के सहयोगियों की बात करते हैं तो दो विंग सीधे सीधे नजर आते हैं, जिसे हम कहते हैं या तो अमेरिका के साथ में नेटो या तो ईयू। बिकॉज ईयू कह लीजिए, नेटो कह लो, या आप जो वेस्टर्न हम यूरोप प्लस यूएस कह लीजिए, ये कमोबेश अलग अलग टाइटल में एक ही कम्युनिटी के लोग बैठते हैं। अमेरिका की सरपरस्ती में उसके साथ चलने वाले जो देश हैं, आज पूरे ठगे हुए महसूस करेंगे। यहां पर जिस व्यक्ति को आप इधर देख रहे हैं, ये इमैनुअल मैक्रोन है, फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। ये उन एक समझदार व्यक्तियों में एक नजर आते हैं जिन्होंने पहले ही इस बात को भांप लिया था और अपने एटीट्यूड को शुरू से फ्रांस ने ऐसा बना के चला जो अमेरिका के दबाव में बहुत ज्यादा नहीं था। तो आखिर में भाई जो साथ साथ चल रहे थे, हाथ में हाथ थे, छूटने को तैयार नहीं थे, ग्रिंगो ने ऐसा क्या कर दिया कि सारा खेल जो है वो मटिया मेट हो गया। नेटो जो अमेरिका के बिना अधूरा, अमेरिका जो नेटो के बिना अधूरा, यानी यूरोप और अमेरिका को अलग करके देखने का मतलब है दुनिया के अंदर अमेरिका को जो एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था की वो बात कहता है, यूनिपोलर वर्ल्ड बनाने की बात कहता है, तो एक जो बहुत बड़ा ध्रुव हम जिसे कहते हैं उसका अंत होना। कारण तो आखिर में ऐसा क्या है भाई इस नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी में, क्या कुछ बातें इन महाशय ने कह दी हैं, उन सब बातों का यहां पे हम विश्लेषण करते हैं। मोटा मोटी तीन बातों को हम देखेंगे जो सारे सिनेरियो को क्लियर करेगी, और कैसे रशिया जो है वो विक्ट्री फेज में आ चुका है, कैसे काउंटर बैलेंस रशिया ने जबरदस्त किया है, काउंटर वेट ऐसा डाला है कि अमेरिका जो है वो मतलब धराशाही है इसके सामने। तीन पॉइंट्स में बात को समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर में ये स्ट्रैटेजी है क्या। नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी बेसिकली आप यूं समझ लीजिए कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति बनते हैं वो अपने कार्यकाल में एक बार ऐसी वो स्ट्रैटेजी लाते हैं। ये वो पूरा कालखंड होता है जिसमें अमेरिका की सारी सिक्योरिटी पॉलिसीज मैनेज होती हैं। किससे दोस्ती रखनी है, किससे आपको दुश्मनी होगी, कौन हमारा कॉम्पिटिटर है, कैसे चीजों को काउंटर किया जाएगा, तो आपको कौन आपके लिए खतरा है, कौन साझेदार है, फॉरेन पॉलिसी हमारी क्या होगी, मिलिट्री पॉलिसी क्या होगी, किस देश के साथ में क्या संबंध होंगे लगभग। तो आप यूं समझिए इसको सिक्योरिटी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएस भी कहा जाता है। तो जब सिक्योरिटी कॉन्स्टिट्यूशन है और जब अमेरिका की बात होती है, तो उसके मल्टीपल जो ऑर्गेनाइजेशंस और अलायंस है वो कैसे काम करते हैं। पेंटागन हो, सीआईए हो, स्टेट डिपार्टमेंट हो, नेटो हो, कांग्रेस हो, और अमेरिकी मिलिट्री भी इसी योजना के बेस पे चलती है। तो ये नेशनल सिक्योरिटी स्टेटमेंट बहुत 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 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जब हम उसको कंसिडर ही एज ए सिक्योरिटी कॉन्स्टिट्यूशन करते हैं। बात अगर किसी और देश की होती, हम बात कर रहे होते हैती की, केन्या की, युगांडा की, बुल्गारिया की, तो 500 डॉक्यूमेंट ऐसे लाओ, क्या फर्क पड़ता है। बात यूएस की हो रही है बिकॉज यूएस की आई हुई एक हलचल, वो सुना है ना कि जब एक बड़ा पेड़ गिरता है तो बस ये वही बड़ा पेड़ है, इसके परिवर्तन पूरी दुनिया को इंपैक्ट करते हैं। अब यहां पर जो राष्ट्रपति पहले भी आए हैं, जैसे 2002 में जॉर्ज बुश ने लाए थे, 2010 के बराक ओबामा, 17 में ट्रंप, जो अपने पहले कार्यकाल में ये स्ट्रैटेजी ला चुके हैं, 2022 में जो बाइडेन, और 25 में फिर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो सेकंड टर्म में नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी एनएसएस दे चुके हैं। यहां पे ये जो रंगढंग इस स्ट्रैटेजी में आए हैं, उसने एक मेजर कहिए आप 180 डिग्री का शिफ्ट कहिए कि अमेरिका अपनी पॉलिसी से शिफ्ट हो रहा है। कारण क्या है, एक बहुत भारी बर्डन अमेरिका ने अपने कंधों पे ले लिया था।
आप अगर इस चैनल पे पहले से बने हुए हैं तो हमने हमारे एनालिसिस में इस बात को पहले भी रखा है कि नेटो हो, ईयू हो और अमेरिका हो, इनके इक्वेशन चेंज होने वाले हैं। जिन शख्सियत को आप देख रहे हैं, एंड्रेस डूडा इनका नाम है। एंड्रेस डूडा ये पोलैंड के पूर्व राष्ट्रपति हैं। अभी जस्ट कुछ दिनों पहले ही इलेक्शन वहां हुए हैं, उसके पहले यही वहां राष्ट्रपति हुआ करते थे। और जाते जाते इन्होंने संकेत दे दिया था कि भैया अब जो नेटो है, नेटो में वो बात नहीं रही। आपके चैनल पे ये कवर हो चुका है। इन्होंने पहले इसका मैप देखिए तो आपको चीजें समझ में आएगी। यहां पर पोलैंड है और यहां पर ये रहा यूक्रेन। अब यूक्रेन और रशिया की जो फाइट चल रही है उसमें नेटो सपोर्ट कर रहा है। नेटो का मतलब है कि अमेरिका फुल सपोर्ट कर रहा है, पैसा यहां से फुल यहां जा रहा है। अब पोलैंड ने उस समय बोला कि ये जो यूक्रेन के अंदर आप फाइट कर रहे हो उसमें आपने क्या किया है, पोलैंड को एक तरह से एक ट्रांसपोर्ट पॉइंट बना लिया है। फ्लाइट्स आ रही हैं, पोलैंड में सामान उतारती हैं, यूक्रेन में भेज देती हैं। तो भैया मैं मेरे एयरपोर्ट को यूज नहीं करने दूंगा। अब आप सोचिए कि नेटो जो कि एक अपनी सिक्योरिटी अलायंस के लिए ही सारी फाइट करता है, नेटो जिसके अंदर मरे जा रहा था यूक्रेन की भाई मुझे मेंबरशिप दे दो क्योंकि उसको सिक्योरिटी चाहिए थी, ऐसे मुद्दे के ऊपर एंड्रेस डूडा आखिर में कड़क क्यों हुए? उन्होंने क्यों यह कहा कि मैं एंट्री नहीं दूंगा? तो बात समझिएगा, एक अंदर का दर्द, वो तकलीफ समझिए कि जो बाकी देशों के अंदर दबी हुई थी बहुत लंबे टाइम से। बस ठीक है, बाहर एक एकता का दिखावा था, अंदर मामला गड़बड़ था। कैसे? वो आरोप ये लगाता है कि भैया ये जो जर्मनी है ना, ये जर्मनी और ये यूनाइटेड स्टेट्स, ये दोनों का ऐसा मतलब मामला इन्होंने फिट किया हुआ है, किसी को पूछ ही नहीं रहे। आप सिर्फ हमारे एरिया को यूज करो, हमें पता भी ना चले आप यहां पे कब अपने इक्विपमेंट्स लॉन्च कर ला, यहां पे लोड करते हो, अनलोड करते हो, फिर आप भेजते हो उसके पास में। तो भैया ऐसा हम चलने नहीं देंगे। तो कुल मिलाकर के फ्रिक्शन किसका नजर आया? फ्रिक्शन पोलैंड का नजर आया कि भैया जर्मनी दादागिरी कर रहा है। इस बात को लेके फ्रांस पहले से नाराजगी दिखा चुका है। वो ये चाहता है कि यहां पे ना अमेरिका थोड़ी दादागिरी कम रखे। भले ही तुम 100 रुपए में से 66 रुपया तुम देते हो, लेकिन हिस्सेदार तो हम भी हैं। इसी के साथ में कनाडा वैसे दुखी, यूएस से ऑफर दिया था, आ जाओ हमारा जो है वो पूरा आप देश को ही एक राज्य के रूप में ले लेते हैं, हमारा जो गोल्डन डॉम सिक्योरिटी वाली बात है वो चाहिए, या तो इतना अरब रुपया दो वरना तो कनाडा जो है वो आप हमारे अंदर रेफरेंडम करो, हमारे साथ मिल जाओ, हम आपको राज्य बना लेंगे। आप सोचो, एक पूरे देश की सॉवरेनिटी, एक संप्रभुता पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो हमने जर्मनी, फ्रांस, कनाडा देख लिया। उसके साथ में टर्की का मामला तो टेढ़ा वैसे अलग चल रहा है बिकॉज इसके रशिया से भी रिलेशन है और अमेरिका के साथ में भी है। यहां पर जब यूक्रेन ने रशियन पाइपलाइन पे अटैक किया था, याद करिएगा, उसमें हंगरी और रोमानिया, ये दो देश के आंसू निकल आए थे क्योंकि इन्होंने लास्ट मोमेंट तक ये रशिया से पेट्रोलियम ले रहे थे। और इस बात को लेकर के यूक्रेन ने जब अटैक कर दिया कि भैया नेटो नेशन है, तुम्हें क्या जरूरत है, लो जी हम नाश करते हैं तुम्हारी पाइपलाइन का, इन्होंने लेटर लिखा था ट्रंप को और ट्रंप ने बोला था कि ये गलत हुआ है, ये नहीं होना चाहिए था। अब आप सोचिए, वही पेट्रोलियम जब इंडिया खरीदे तो अब आप लगाएंगे टैरिफ इंडिया के ऊपर कि वाई आर यू बाइंग द ऑयल फ्रॉम रशिया, यू आर फंडिंग रशिया अगेंस्ट यूक्रेन। अरे भाई क्या ये क्या पैसा नहीं देते क्या यूक्रेन रशिया को? लेकिन अंदर का माहौल गड़बड़ था, बहुत सारी यहां की जो थी गड़बड़ियां या अंदर की कमजोरी तो पहले से जाहिर थी। एंड्रेस डूडा ने सर पहला जो है वो सुराख इस कर दिया था, जो ये ज्वालामुखी अब धीरे धीरे फट रहा था। यहां पे ये खबरें उस समय पे आई थी, ये सारी मैं आपको दिखा रहा हूं कब इन्होंने मना किया। अब बात ये समझनी है कि आखिर में डोनाल्ड ट्रंप अर्थात जो ग्रिंगो हैं वो चाहते क्या थे। जब बात हो रही थी जेलेंस्की के मुद्दे पे, यूक्रेन के मुद्दे पे, तो एक ऐसा प्रिटेंड खुद को किया गया था कि 24 घंटे में वॉर रुकवाऊंगा। और होता कौन है ये यूक्रेन? क्या होता है वॉर? हम रशिया रोक देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वहां इलेक्शन बाइडेन के अगेंस्ट में जीतना था। तो जियोपॉलिटिक्स का यूं सहारा लिया। अब 24 घंटे के होते आए इनको लगभग साल पूरा होने वाला है, कुछ हो नहीं पाया। 50 दिन की धमकी, 10 दिन की धमकी, और अड़के ऐसे खड़े थे इसके साथ में। इस कॉमेडियन को ये लगा कि जो ये रियल कॉमेडियन है वो फेक कॉमेडियन है, ये कॉमेडियन पॉलिटिशियन बन गया, वहां पे पॉलिटिशियन जो है कॉमेडियन हो चुका है। दोनों का एक दूसरे ऐसी साठगांठ हुई कि ये उसके लपेटे में आ गया। लपेटे में आया, सामने कौन था? पुतिन। समझ ही नहीं पाया। यहां पर जब ये अलास्का में मिलते हैं, एक डील होती है, डन,
हाथ से हाथ मिले, B2 बॉम्बर से सलामी दी गई, पूरा माहौल रेड कारपेट था। तब भी हमने इस बात को हाईलाइट किया था कि भैया ये टर्निंग पॉइंट सिद्ध होगा और पुतिन की पॉलिसीज, पुतिन की डिप्लोमेसी के आगे सर ये अंगूठा टेक है। कारण है इनका जो अनुभव है वो इनके अनुभव के सामने बहुत बड़ा है। दूसरी बात, जब ये मीटिंग यहां पे हुई, उस मीटिंग के बाद में बहुत बड़े लेवल पे चेंजेस इनके रिलेशंस में आ गए। अब साहब हम उस 15 अगस्त 2025 की मीटिंग से उठ के सीधे इस नेशनल सिक्योरिटी असेस जो आपकी सिक्योरिटी स्ट्रेटजी पे आए हैं, उसके बीच में बहुत कुछ हुआ, लेकिन परिणाम यहां पे ये निकल के आया। बीच में क्या होता है वो भी मैं जज करूंगा। अब साहब ये जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी है, इसने पूरी तरह से यूएस रशिया रिलेशंस को बदला है। और जब ये बात मैं बोल रहा हूं यूएस रशिया रिलेशंस को बदला है, तो ये बहुत छोटी बात नहीं है, ये पूरे ग्लोबल ऑर्डर को बदलेगी। ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर अब क्या होगा, जो नया विश्व व्यवस्था बनेगी, उसका ये आधार बनेगी। इसलिए बात बहुत बड़ी है। अब आप कुछ चीजों को समझिए। आज के समय में जब हम रशिया और यूएस के रिलेशंस की बात करते हैं तो 36 का आंकड़ा नजर आता है। ये इतिहास यूएसएसआर के समय से है। ये आप 1945 से ही अब जज कर लीजिए, जब कोल्ड वॉर का एंड होता है, माफ कीजिएगा, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंड होता है। तो कोल्ड वॉर के दौर में भी यही दो शक्तियां थी, आज भी यही दो शक्तियां हैं। कारण है अमेरिका खुद का प्रभुत्व चाहता है, रशिया। तो दो दुश्मन एक तरह से देश हैं ये। इनके समीकरण बदल गए साहब, और दोस्त थे वो अब देख रहे हैं भाई ये क्या किया हमारे साथ, देखो सर क्या क्या हुआ है। सबसे पहली बात, रशिया के लिए कहा गया है कि रशिया इज नो मोर डायरेक्ट थ्रेट। रशिया को स्ट्रैटेजी में टाइटल दिया गया है कि अब ये सीधा खतरा नहीं है। यहां पे स्टेटमेंट जो आपके सामने इधर आप देख रहे हैं, ये दमित्री पेस्कोव है। दमित्री पेस्कोव क्रेमलिन यानी एक तरह से समझ लीजिए पुतिन के प्रवक्ता हैं, ठीक है। दमित्री पेस्कोव का स्टेटमेंट देखते हैं, फिर यहां पे जो लिखा है उसको हम पढ़ेंगे। दमित्री पेस्कोव कहते हैं यूएस हैज स्टॉप्ड कॉलिंग रशिया ए डायरेक्ट थ्रेट एंड हैज स्पोकन ऑफ कोऑपरेशन ऑन इश्यूज ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी। सर ये रणनीतिक स्थिरता, स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी की बात आई है अमेरिका की तरफ से, ठीक है। दिस इज ए गुड स्टेप। वी विल रीड एंड एनालाइज द डॉक्यूमेंट केयरफुली। ओनली आफ्टर रीडिंग इट फुली वी विल गिव आवर फाइनल ओपिनियन। कुल मिला के इनके हौसले सीधे बुलंद हो गए कि जो नैरेटिव रशिया सेट करना चाह रहा था, जो कर रहा था, जो कहता था कि भैया हम खतरा नहीं है, जो कहता था कि ये नेटो का जो एक्सपेंशन हो रहा है टुवर्ड्स ईस्ट, पूर्व की तरफ जो है नेटो बढ़ रहा है, ये रशिया के लिए खतरा है। ये जो कहता था कि यूक्रेन जो है, यूक्रेन का नेटो की मेंबरशिप बेकार है, कुल मिलाकर के यूरोप खुद अपने आप में खतरा ये हाईलाइट करता था कि यूरोप की जो डेमोग्राफिक चेंजेस आ रहे हैं, जो जनसंख्या के परिवर्तन हो रहे हैं, जो बाहर के लोग यूरोप के अंदर बस रहे हैं, उनके ऊपर भी रशिया ने पॉइंट आउट किया। वो सारे के सारे पॉइंट आज आपको ये जो सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट ये लेकर के आए हैं अमेरिका, उसमें देखने को मिल रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे क्रेमलिन में बैठ करके सारी स्क्रिप्ट लिखी गई हो और डोनाल्ड ट्रंप ने सिर्फ सिग्नेचर किए हो। आप बड़ा आश्चर्य करेंगे सर इन चीजों पे। तो पहली चीज, रशिया को यहां से हटाया, बहुत अच्छी बात है। अरे भाई, आपको जिससे चिढ़ है, जिसको आप पसंद नहीं करते, आप उसके लिए नॉर्मल लिबरल होइए, अच्छी बात है। लेकिन इन बेचारों का क्या दोष था? ये तो सारी जिंदगी आपकी सरपरस्ती में बिताना चाह रहे थे, आपको अपना हमसाया मानते थे, आपको मानते थे आप ही सब कुछ है। अमेरिका ने तो गारंटी दी है ना सब कुछ हो जाएगा। आप आज इन लोगों के साथ में गद्दारी कैसे कर सकते हैं? मतलब दुश्मन को दोस्त कहो, उसको नॉर्मलाइज करो, अच्छी बात है, लेकिन जो आपके दोस्त थे उनको आपने गद्दार कह दिया। देखिए सर हुआ क्या है, यूरोप को समस्या की तरह यहां पे पेश किया गया है। माफ कीजिएगा, ये जो मैं बात बोल रहा हूं ये प्रूफ के साथ में आज मैं लाया हूं। द वॉल स्ट्रीट जर्नल का ये डॉक्यूमेंट भी यहां पे मैं दिखाऊंगा। अब बात यह है कि ये भाई ये बार बार हाईलाइट क्यों करना पड़ रहा है? मेरे सारे जो एनालिसिस होते हैं उसमें बहुत डीप रिसर्च होता है। बिना ऑथेंटिक वैलिडेट डॉक्यूमेंट्स के हम यहां कोई बात नहीं रखते, और फिर भी एक डिस्क्लेमर होता है, इनकेस कोई मिस्टेक होती है तो उसके लिए माफी भी मांगते हैं। कमेंट कुछ लोग करने लगते हैं, भैया कोई सोर्स नहीं है, ये तो यूं बकवास करते हैं। भैया जब तक आप एनालिसिस नहीं करोगे तब तक चीजों के अंदर पक्ष विपक्ष कैसे ढूंढोगे? पर फिर भी विश्वास रखिएगा, ट्रूथ, इनसाइट एंड इंपैक्ट के अलावा यहां कुछ नहीं है, कोई बोगस हम बात नहीं कर रहे होते। अब मेरे दोस्तों यहां क्या है,
ये जो 30 पेज का डॉक्यूमेंट पढ़ लेते हैं, इसमें 30 पेज डॉक्यूमेंट यूरोपीय देशों को डिक्लाइनिंग पावर्स और ईयू को ऐसी व्यवस्था बता रहा है जो डेमोक्रेसी को दबा रही है, राष्ट्रीय संप्रभुता खा रही है। मतलब यूरोप में जो हो रहा है उसके अगेंस्ट में अमेरिका बोल रहा है कि भैया जो तुम्हारे वहां चल रहा है ना वो गड़बड़ घोटाले अच्छे नहीं है। बात यह है कि जो माइग्रेशन वहां हुआ है, जो अफ्रीकन, जो बाकी दुनिया से एशियन, अरबिक लोग वहां पहुंच रहे हैं और वहां डेमोग्राफिक चेंजेस आ रहे हैं, उसके खिलाफ ये राइट विंग जो है वो अमेरिकन पॉलिसी यहां थोपी जा रही है। डॉक्यूमेंट क्या चेतावनी दे रहा है कि सिविलाइजेशन आपके एरश्योर है, इमिग्रेशन के कारण अगले 20 साल में कई नेटो देशों की आबादी नॉन यूरोपियन मेजॉरिटी हो सकती है और तब ये देश रिलायबल अलाई नहीं रह जाएंगे। क्या कहोगे सर इस बात पे? ये बात रशिया के नैरेटिव की है। रशिया इस बात को बोलता था कि जिस हिसाब से ये माइग्रेशन वहां हुआ है, जो लोग बाहर के लोग यूरोप में बस रहे हैं, जब वो नॉन यूरोपियन ही हो जाएंगे तो जमीन का टुकड़ा कोई देश थोड़ी होता है, देश बनता है लोगों की विचारधारा से। तो जब ऐसे लोग जिनकी विचारधारा यूएस से मैच ही नहीं खाती, तो फिर उस नेटो का, फिर उस दोस्ती का, फिर उस प्रोपेगेंडा का क्या ही मतलब रह जाएगा। और अमेरिका ने ये एक तरह से चेतावनी छोड़ दी है कि भैया परिवर्तन जो है वो अपने आप में इतना मत होने दो कि तुम ही ना रहो। मैंने दोस्ती तुमसे की थी, अब तुम ही ना रहे तो फिर दोस्ती कैसी। तो यहां पर इस बात को एक और एंगल से देखिए। टाइटल क्या दिया वॉल स्ट्रीट जर्नल ने? टाइटल दिया वो देखो, यूएस फ्लिप्स हिस्ट्री। अमेरिका ने इतिहास में ही एक बड़ा परिवर्तन दिखाया है बाय कास्टिंग यूरोप, नॉट रशिया, एज विलन इन न्यू सिक्योरिटी पॉलिसी। मतलब अमेरिका ने इतिहास बदल दिया। कैसे साहब? रशिया को छोड़ के ये यूरोप को कह रहा है कि असली विलन तो ये है भाई। आप बताओ इससे बढ़ के क्या बात होगी कि विलन अमेरिका के लिए रशिया नहीं है, विलन यूरोप है। यह परिवर्तन ने सिद्ध किया है कि डिप्लोमेसी की कैसे जाती है। इसलिए एक आखिर में एक हम प्रश्न भी रखेंगे आपसे, बात उसके ऊपर करने वाले हैं कि रशिया की पॉलिटिक्स, वो वहां जो मिलन हुआ इनका, जो मिले ये अलास्का के अंदर 15 अगस्त 2025 को, उसका इतना गहरा प्रभाव कि यूरोप को ही इन्होंने विलन कह दिया, न्यू सिक्योरिटी थ्रेट बता रहे हैं अपनी पॉलिसी के अंदर। क्यों? क्योंकि डेमोग्राफिक चेंजेस हो रहे हैं। आगे बढ़ते हैं सर। इन महाशय से परिचित हैं व्लादिमीर जेलेंस्की, यूक्रेन के राष्ट्रपति। यूक्रेन के राष्ट्रपति कहां स्टेज परफॉर्मेंस करते हुए बेचारे को मिलिट्री ड्रेस में आना पड़ गया। ये युद्धक खुद को मानने लगा क्योंकि पीछे से हवाएं कुछ और चल रही थी। हवाओं के बस पे भी कुछ परिंदे उड़ान भरते हैं, लेकिन जब हवा उल्टी आती है तो ना पंख होते हैं और ना जान बचती है। ऐसा ही बेचारे के साथ में हुआ। इसको कितना चढ़ाया गया, हमला करिए हम देख लेंगे। रशिया ने इस बात को पहले से हाईलाइट कर दिया था, थोड़ा बच के रहो, और धमकी सीधी नाटो को भी दी थी और कहा था कि भैया ये अकेले यूक्रेन के बस की बात नहीं है, अमेरिका और नाटो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, बच के रहो थोड़ा सा। उस समय पे भी ट्रंप के बयान आपके सामने हैं, हम यूक्रेन को कुछ नए हथियार भेजने जा रहे हैं, हमें ऐसा करना ही होगा, उन्हें खुद की रक्षा करना होगा क्योंकि उन पर भारी हमले हो रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति, समझ रहे हैं सर? तो कहां से कहां का परिवर्तन है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव आप पहुंच गए, इतने बड़े चेंजेस हो गए। आप एक तरफ रशिया के अगेंस्ट में यूक्रेन के लिए जीजान हाजिर किए थे, आज आपने पुतिन के जो नैरेटिव है उसके ऊपर अपने पूरे डॉक्यूमेंट को डिजाइन कर दिया। और ध्यान रखिएगा इस बात का, यह भारत के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि भारत ने जो स्टैंड लिया, जो मजबूत स्टैंड लिया और टिके रहे, यहां पे देखिएगा इसके कितने फायदे नजर आएंगे। और जो अपने पड़ोसी है ना, कटोरा लिए हाथ में, अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, ये मेरे भाई, ये पड़ोसी की जो हालत होगी, वो मुल्क मुल्क नहीं 5-7 देशों का एक टुकड़ा। अभी इसके ऊपर कभी और चर्चा करेंगे। पाकिस्तान का वीडियो देखना चाहें तो आई बटन में जरूर देखिएगा, पिछले 74-75 साल में क्या हाल वहां हुए मैंने बहुत डिटेल में कवर किया है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, कदम बढ़ाते हैं। तो यहां पे जो बात करते थे दुश्मनी की, इस एक मुलाकात के बाद में गहरे दोस्त हो गए। उसी की मीटिंग के बाद में, अगस्त में मीटिंग हुई 15 अगस्त को, खबर कब की है? 16 अगस्त की। मेक ए डील, मतलब ट्रंप ने उस समय भी फटकार दिया था, संकेत वहीं से देने शुरू किए थे जेलेंस्की को। क्या बोला? मेक ए डील। डोनाल्ड ट्रंप्स ब्लंट मैसेज टू व्लादिमीर जेलेंस्की आफ्टर मीटिंग व्लादिमीर पुतिन, शिफ्ट ऑनस ऑन यूक्रेन। ऑन्स का मतलब हो गया मेरे भाई कि जिम्मेदारी, नैतिकता तुम्हारी है कि डील करो और निकल के बाहर आओ।
तो इनको साफ कह दिया था कि ज़ैपोरेज़िया, खेरसोन और बाकी जो इसके हिस्से हैं क्रीमिया व्रीमिया, इनको भूल जा, यूक्रेन की जमीन दे और भैया फ्री हो जा। जब ये खबर आई थी उसी के बाद में हलचल मच गई थी, नेटो के अंदर कोई एंट्री नहीं। यूरोप परेशान था यार, तुम इतना बड़ा स्टैंड कैसे चेंज कर गए। संकेत तो सर वहीं से आने शुरू हो गए थे, लेकिन चीजें अब जाके और क्लियर हुई हैं। यहां पे इन्होंने एक अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, उस टाइम का पोस्ट है, अगस्त 2018, सॉरी माफ कीजिएगा 18 अगस्त 2025 का। क्या लिखा है? प्रेसिडेंट जेलेंस्की ऑफ यूक्रेन कैन एंड द वॉर। मतलब अभी यूक्रेन जो है वो वॉर रुकना है तो ये यूक्रेन करेगा, पुतिन की से कोई जिम्मेदारी नहीं है। विद रशिया ऑलमोस्ट इमीडिएटली इफ ही वांट्स, और ही कैन कंटिन्यू टू फाइट। रिमेंबर हाउ इट स्टार्टेड। कुल मिलाकर के अपने पुराने जो दोस्त थे उनको गालियां दी हैं, अपने राष्ट्रपतियों को, और ये कह दिया है कि यूक्रेन ही करेगा। तो कुल मिला के ग्रिंगो जो है वो पलट गया। ग्रिंगो ने पलटाव क्यों लिया है? क्योंकि हर देश नेशनल इंटरेस्ट में काम करता है, ध्यान रखिएगा। ये हम ग्रिंगो बोल लें या हंसी मजाक में बात ठहरा लें, लेकिन एक देश का राष्ट्रपति जब देश को चलाता है, जब देश की सत्ता, जब देश की टॉप मोस्ट इंटेलेक्चुअल जो लोग एक जगह बैठते हैं और पॉलिसी डिसाइड करते हैं, वो बहुत दूर का देख रहे होते हैं। हमारे लिए ठीक है, एक हंसी मजाक का एक मुद्दा हो सकता है, लेकिन अगर इन्होंने कोई निर्णय लिया है तो उसके पीछे के इंप्लीकेशन यू समझ लीजिए कि अगर अमेरिका ने एक कदम पीछे यूरोप से लिया है तो यूरोप बड़े क्राइसिस में है। यूरोप के अंदर होने वाले ये परिवर्तन यूरोप को तबाही के कगार पे ला देंगे। इसलिए इस देश को भी चाहिए, हमारे वतन को भी चाहिए कि भैया बाहर के लोगों का नमस्कार, तुम्हारे घर और जितने अवैध प्रवासी उनको सबको बाहर निकाला जाना चाहिए। आपके विचार क्या है बताइएगा, क्योंकि यूरोप की बर्बादी हम देख रहे हैं। हिंदुस्तान को ऐसा एक झटका 47 में लग चुका है, भगवान ना करे दोबारा कुछ ऐसा। उसका बचाव यही है कि अपने इस डेमोग्राफिक चेंज को ना होने दे, क्योंकि हिंदुस्तानी भाई हिंदुस्तानी ही होता है, बाहरी बाहरी ही होता है। अब यहां पे एक बड़े गजब की बात, आप एक बात बताइए कि नेटो का विस्तार होगा, नेटो में यूक्रेन भी आ जाए, कल को साहब बेलारूस कहे हम भी आएंगे, बुल्गारिया कहे हम भी आएंगे, इसके अलावा और कोई साइप्रस वाइप्रस वगैरह वो छोटे कुछ और देश कहे जो रशिया के नजदीक है हम भी आएंगे, तो मेंबरशिप को बढ़ाने में नेटो का कोई घाटा नहीं, ईयू को कोई नुकसान नहीं जी, अमेरिका को नहीं, रशिया को बिल्कुल। अब ऐसी बात है तो उस अगर आप नक्शे को देखेंगे तो रशिया यहां वेस्टर्न यूरोप का ये एक्सपेंशन अगर ईस्ट वर्ड्स हो, पूर्व की तरफ यदि नेटो का विस्तार होता है तो लाभ ही लाभ था। इस सिक्योरिटी जो डॉक्यूमेंट आया इसमें क्या कहा गया कि नेटो का ओवर एक्सपेंशन हो चुका है भाई, बहुत ज्यादा बढ़ लिए, अब ईस्ट में ज्यादा बढ़ने की जरूरत नहीं है। बोले जी क्यों? बोले ईस्ट में मत बढ़ो, वो तो अच्छी बात है, लेकिन जो ऑलरेडी मेंबर जुड़े हुए हैं वो बेचारे कमजोर हैं, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा फैलाव और हम समस्या का समाधान नेटो को बनाना गलत है। कुल मिलाकर के जो मेंबर हैं वो अपनी लायबिलिटी नहीं ले रहे, हमारी अकेले की जिम्मेदारी नहीं है यूएस की कि हम तुम्हारा सारा टेंशन हम मोल ले लें, तनाव में तुम आओ, तुम सोचो भैया हम तो नेटो के मेंबर है ना, मतलब बापू संभाल लेगा सब, बापू करा भाई सारा मेरा थोड़ी है, तुम्हें ठीक है सहयोग देते हैं वो देते हैं, तुम सोचो सारा खर्चा मेरी जेब, सारा बिल मेरे पे फाड़ दो। अमेरिका ने कहा कि यूरोप खुद रक्षा खर्चा बढ़ाए, अब अपने से ना होगा, अमेरिका अपना ध्यान इंडो पैसिफिक और चाइना पर लगाए, क्योंकि इस डॉक्यूमेंट में रशिया से ज्यादा बड़ा कॉम्पिटिटर और तनाव का सेंटर चाइना को माना है। अब जब इंडो पैसिफिक की बात आएगी मेरे दोस्तों तो क्वाड का डिस्कशन होगा, क्वाड को जब ये सेंटर में लाएंगे तो इंडिया इनको चाहिए, इंडिया चाहिए क्योंकि चाइना को बैलेंस करना है। तो अब जो शुरुआत है उधर से रशिया से नॉर्मलाइजेशन, इधर यूक्रेन से पीछे हटे, तो उसके लाभ भारत को क्या होंगे वो अब मैं आपको बताने की शुरुआत करूंगा। पहले बात समझिए इस मुद्दे को लेके, क्योंकि ये जो चीजें सारी प्रूव हो रही थी भाई बहुत ज्यादा ये जो एक्सपेंशन हो रहा है गड़बड़ है, ये बात तो पुतिन पहले फटकार चुके हैं इनको कि रशिया वांट्स यूरोप, ये बीबीसी की न्यूज पहले हमने कवर की थी कि सारा का सारा लफड़ा जो है वो इनका फैलाया हुआ रहता है, ये फैला रहे हैं, गड़बड़ ये कर रहे हैं। अब बात ये देखो, नेटो का खर्चे के अंदर मैंने बताया था ना 66% का इन्वेस्टमेंट अमेरिका का है, नॉट एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इसका आउटपुट अमेरिका बहुत बड़ी मात्रा में लेता है अपने हथियारों को बेच करके। अब उसके चक्कर में यहां जर्मनी सेकंड नंबर पे बैठा है 6% पे इन दोनों के अंदर गलबैयां बड़ी मजबूत हैं, लेकिन उसके चक्कर के अंदर फ्रांस जो है वो, कनाडा, पोलैंड, टर्की, ये बाकी देश जो है ये दुखी हैं इनके इस बिहेवियर से।
तो धीरे धीरे सर बैकफुट पे जाया जाएगा। मार्क रूट की मुलाकात जो ट्रंप के साथ में हुई, तो अगली तनाव इसके सर के ऊपर जो सलवटें होंगी वो जेलेंस्की से गहरी होंगी, आप इस बात को देख लीजिएगा। मैडम का तो हाल ही क्या होगा, ईयू के अध्यक्षा हैं, भारत के लिए भी बोला था भारत से ट्रेड मत करो। अब ये बेचारे कहां जाएंगे, क्योंकि इनके लिए एनर्जी सोर्स रशिया था, अब वापस से इनको रशिया की तरफ बढ़ना पड़ेगा। तो वही बात जो शुरू में कही, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे हमने ठगा नहीं। अब आइए सर हिंदुस्तान के ऊपर ऑपरेशन सिंदूर, उसके बाद में ऑपरेशन सिंदूर का अमेरिका का क्रेडिट कि भैया युद्ध हमने रुकवाया, भारत ने मना किया, तनाव की यहां से शुरुआत होती है। पैरेलल ट्रेड डील की बात चल रही थी, भारत ने कहा ट्रेड डील आपके साथ में नहीं होगी, तो 25% टैरिफ हिंदुस्तान पे लगा दिया गया। उसके बाद में 25% और लगा दिया गया, क्योंकि आप रशिया से जो है वो ट्रेड कर रहे हैं, टोटल 50% ट्रेड अभी हमारे पे टैरिफ जो है वो लगा हुआ है। इन सब के बीच में भारत ने क्या निर्णय सही लिया या माफ कीजिएगा, ये निर्णय सही लिया या गलत लिया, कि हमने उसके दबाव में नहीं आए। निर्णय सर बड़ा सटीक था, सही था। क्यों था? क्योंकि जब लुला ड सिल्वा, कौन है ये, ब्राजील के राष्ट्रपति हैं, अच्छी खासी उम्र में है, और ये जो ग्रिंगो वर्ड है ये ऐसे, ये इन्हीं का दिया हुआ वर्ड है। ग्रिंगो ट्रंप को कहने वाले यही शख्स थे जिनका अर्थ, जिस ग्रिंगो का अर्थ होता है एक ऐसा श्वेत व्यक्ति, गोरा आदमी जो मूर्ख हो, जिसमें दिमाग ना हो। तो साहब यहां पे ग्रिंगो वर्ड इन्होंने जब दिया था, यहीं से हौसले भारत के बुलंद हो गए थे। कारण क्योंकि इन पे तो डायरेक्टली 50% टैरिफ लगा दिया था। भारत ने जब अपने दामन को थामा कि रशिया के साथ में रहेंगे, हम इसको छोड़ने वाले नहीं हैं, इसके लाभ देखिए। अमेरिका जब रशिया से न्यूट्रलाइज हो चुका है, दूसरी तरफ चाइना को मेजर टारगेट में ले रहा है। भारत भी यही चाहता है कि भारत और रशिया के रिलेशंस अमेरिका के रिलेशन से इंपैक्ट ना हो, मतलब अमेरिका उस चीज को अपने पेट का दर्द ना बनाए, तो हमारा रिलेशन रशिया से अच्छा चलना चाहिए। लेकिन जब अमेरिका टारगेट करता है चाइना को, तो यहां पे दोनों के एक पंथ दो का सिद्ध होते हैं, क्योंकि भारत के लिए चाइना तनाव का केंद्र है। यहां पे तो मैं वही तो कह रहा था, क्वाड। अब उधर जब क्वाड में भारत को इंपॉर्टेंस मिले देना चाहेगा, रशिया से न्यूट्रलाइज हो गया, यूक्रेन का पीछा छोड़ दिया, तो ये टैरिफ्स भी खत्म होने हैं। लेकिन ये चीजें किस दिशा में और जाएंगी, बिकॉज अमेरिका है, कदम कदम पे संभलना पड़ेगा। डट के खड़े रहो, अमेरिका के साथ में नेगोशिएट करने का सबसे सीधा सरल तरीका है कि आप अपनी बात पे टिके रहो। अमेरिका जो है वो बॉ डाउन करेगा अगर उसकी रिक्वायरमेंट यहां पे है तो भारत के प्रधानमंत्री के निर्णय सटीक गए, सधे हुए गए, नपे हुए गए, और उसका परिणाम जो है वो दिख भी रहा है। तो फिर चाहे भारत अमेरिका की दोस्ती रही हो, चाहे भारत रशिया का मामला हो, चाहे ईयू का मामला हो, हमने हमारी फॉरेन पॉलिसी को इस तरह से जज कर लिया और समय पे संभल गए। वरना तो सर ट्रेन तो किसी और दिशा में जा ही चुकी थी, ना ये टैरिफ लगाते, ना हम रशिया की याद आती। ठीक है, मामला तो गड़बड़ हो चुका था। उस समय भी रशिया ने वार्न किया था। ये वीडियो देखिएगा, हमारे चैनल की शुरुआती वीडियोस में बहुत प्यार मिला इस वीडियो को। उस समय भी पुतिन ने कहा था भैया इसे संभल के रहो, ये बहुत खतरनाक व्यक्ति है। लेकिन अब मामला भारत के पक्ष में आ चुका है, तो पूरे यूरोप को बाबा जी का ठुल्लू दिया है, और यूरोप सिर्फ एक ही बात बोल रहा है जो इस नोट पे लिखी है, पढ़ लीजिएगा। डोनाल्ड ट्रंप, अच्छा डोनाल्ड नहीं लिखा है, बेवफा है। तो बेवफाई का दौर यहां पे हो चुका है, भारत क्लियर कर चुका है, और पाकिस्तान भी संभले रहे कि जिसके पीछे वो भाग रहे हैं वो किसी के सगे नहीं है। खुद की मजबूती सर काम आती है, जो राष्ट्र स्वयं में मजबूत है वो शिखर पे गति करता है। तो इस दोस्ती के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, और पूरा एनालिसिस कैसा लगा, पुतिन की डिप्लोमेसी की जो बात है उसके ऊपर आपके क्या विचार हैं? कमेंट सेक्शन ओपन है, बताइएगा आपके, क्योंकि आपके जो कमेंट्स होते हैं वो हमारे को हौसला देते हैं। और हाँ, यहाँ पे जो भी बात होती है वो ओरिजिनल है, जो बात होती है वो रिसर्च बेस है, और आपके लिए एक अच्छी इंफॉर्मेशन लाने का प्रयास है। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हाँ आपके कमेंट का मुझे वेट रहेगा। विश यू वेरी हैप्पी लर्निंग, सी यू सून, जय हिंद, बाय बाय।